हेलो दोस्तों, स्वागत है आज सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या ऐसे रीजन है कि इंडियन लोग टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में या मेडिकल साइंस के फील्ड में आगे जा रहे हैं, और क्या ऐसे रीजन है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी पाकिस्तान एजुकेशनल फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रहा है। जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों, मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। इसके रीजंस देखने से पहले हम लोग कुछ नंबर्स पे नजर डालते हैं। मैंने देखा कि एशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है वो पहले देखी, जिसमें मैंने पाया कि पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, जबकि इंडिया की 8 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में है और उसमें से 4 यूनिवर्सिटीज टॉप 50 में है। तो इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान एजुकेशन के फील्ड में पीछे रह गया है और इंडिया आगे चला गया है। तो दोस्तों, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो एक जब कंट्री आजाद होती है ना, तो कंट्री को एक नेशनल आइडेंटिटी की जरूरत होती है। हर एक कंट्री की एक नेशनल आइडेंटिटी होती है। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल आइडेंटिटी इस्लाम को बना लिया। इसकी वजह से आजादी के बाद पाकिस्तान की जो भी रूलिंग इलाइट थी या जो लोग पाकिस्तान को गवर्न कर रहे थे या जो पाकिस्तान की आर्मी थी, इन्होंने फोकस किया अपने आप को इस्लामिक नेशन बनाने में। इस्लाम के ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया, मुल्ला मौलवियों के ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया, कुरान की टीचिंग्स पे, रिलीजियस टीचिंग्स पे ज्यादा फोकस दिया गया एज कंपेयर टू द टेक्निकल एजुकेशन या जो हायर एजुकेशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन होता है। इन चीजों पे उतना तवज्जो नहीं दिया गया। जबकि आप इंडिया में देखते हो, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में फोकस किया गया कि किस तरीके से हम लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स पैदा करें, जिसका रिजल्ट हुआ आईआईटी और एनआईटी। इंडिया में आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में 28 स्टेट है, हर एक स्टेट में खुद की एक आईआईटी और खुद की एक एनआईटी है। ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज है दोस्तों, ये कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हुई गवर्नमेंट से, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है। बट फिर भी ये आईआईटी और एनआईटी बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में से एक है। आप ग्लोबल रैंकिंग्स में भी ये यूनिवर्सिटी हमेशा अपना परचम लहराती है। बट मैं अगर पाकिस्तान में देखता हूं कि क्या इस तरह की कोई आईआईटी या एनआईटी की लेवल की कोई इंस्टीट्यूट वहां पे है, मुझे नहीं दिख रही वहां पे कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है। हालांकि आपके यहाँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बट मैं उसको आईआईटी, किसी भी आईआईटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। इंडिया में जितनी भी आईआईटीज है वो जो आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे काफी बेहतर है आईआईटी इंडिया। उसी तरीके से इंडिया में एनआईटीज भी है। तो ये नंबर 1 पॉइंट दोस्तों कि आपके यहाँ फोकस जो था वो इस्लामाइजेशन के ऊपर ज़्यादा था, जबकि इंडिया में जो फोकस था वो बेहतरीन वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने में था। मैंने तो जैसे आपको एग्जांपल दिया आईआईटी एनआईटी, ये तो टेक्नोलॉजी के फील्ड की यूनिवर्सिटीज़ है। उसी तरह हमारे यहाँ एम्स होते हैं। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज भी मतलब गवर्नमेंट की प्रोसेस जारी है कि हर एक स्टेट में एक एम्स को इस्टेब्लिश किया जाए। ये दोस्तों वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है। ये एम्स जो है मेडिकल साइंस, पहले पुराने ज़माने में ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही एम्स था दिल्ली में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें से सिर्फ पूरे भारत भर में से सिर्फ टॉप 30 लोगों को एडमिशन मिलता। तो आप सोचिए कि किस लेवल का कंपटीशन था ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। उसी तरीके से आज भी आपको इंडिया में पूरे मतलब जितने भी लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, 10 लाख 15 लाख में से खाली 15,000 लोगों को आईआईटीज की सीट मिलती है, एनआईटीज की सीट मिलती है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। लोगों को पता है कि इतना ह्यूज कंपटीशन है। एक तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है इंडिया का, 130 करोड़ 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की। तो इसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन जब होता है ना तो हर एक को अपना बेस्ट देना पड़ता है। उस टाइप का कंपटीशन मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आया, या मैं जितनी भी चीजें पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, तो उसमें मैंने देखा नहीं कि इतना ज्यादा टफ कंपटीशन वहां पे है। दूसरा रीजन है दोस्तों कि ये जो मैंने कंपटीशन की बात की, इंडिया में ये कंपटीशन और भी ज्यादा तेज हो गया है। किस वजह से? रिजर्वेशन की वजह से। अब ये बोलेंगे आप कि ये रिजर्वेशन क्या चीज है। आपके पाकिस्तान में बोला जाता है ना, ये हिंदू लोग अच्छे नहीं थे, इनके यहाँ कास्टिज्म है, ये दलितों के ऊपर जुल्म करते हैं, ये वो।
तो एक्चुअली में ऐसा तो कोई किसी भी रिलीजन में नहीं लिखा होता, ये अपने अपने लोगों की मेंटेलिटी रहती है। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या किसी के जाति के ऊपर से उसका डिस्क्रिमिनेशन होता था। कुछ पिछड़े जाति के लोग थे, कुछ जो दलित लोग थे, उनको समाज से दूर यानी कम्युनिटी से दूर रखा था, इनको ज़्यादा सहूलियत हासिल नहीं थे। तो ऐसे लोगों के लिए आज इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि कोटा सिस्टम। मतलब हर एक, अगर गवर्नमेंट की एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 100 सीट है तो उसमें से 30-40 सीट तो फिक्स इन दलित लोगों को या पिछड़े जाति वाले लोगों को मिल जाएंगे। बहुत सारी बाकी की भी जातियां है, आदिवासी जाति के लोग हैं यानी कि ट्राइबल लोग, उन लोगों के लिए ये सीट्स रिजर्व रखी गई है। मतलब इंडिया में हर एक स्टेट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में 40 से लेके 45% तक की सीट्स रिजर्व्ड है ऐसी पिछड़ी जाति की कम्युनिटी के लिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी कोई एग्जामिनेशन का एड निकलता है या कुछ एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली पहले ही पता है कि 100 में जो बाकी के जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको पता है कि ऑब्वियसली 50 सीट तो ऑलरेडी रिजर्व रखी गई है, कोटा है वहां पे हमें कुछ चाहे जितना नंबर लेके आओ वो 50 में तो आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। तो खाली 50 सीटों के लिए आपको 99.5, 99.79 इस तरीके से मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है। तो ये जो एकदम नेक टू नेक कंपटीशन इंडिया में बढ़ गया ना, ये भी एक रीजन है कि इसकी वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी या हर एक फील्ड में अच्छा कर पा रहा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। हम लोग अगर बजट स्पेंड किया हुआ देखते हैं तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट 2.5% बजट एजुकेशन पे फोकस स्पेंड करता है, वही इंडिया भी लगभग उतना ही करता है 3%। बट अब दोस्तों बोलेंगे, ये तो मुझे लगा कि यार ये दोनों भी कंट्रीज 3-3% जीडीपी के 3-3% का खर्चा जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे लगा देती है। बट दोस्तों ये बात याद रखो कि इंडिया अपनी बहुत बड़ी साइज की जीडीपी का 3% लगाता है, जबकि पाकिस्तान उसकी छोटी जीडीपी, उनकी पाकिस्तान की जीडीपी छोटी है, उसका 3% लगा देता है। अगर मान लो पाकिस्तान के पास 100 रुपए है और उसका 3% वो जीडीपी में लगा रहा है, यानी कि वो सिर्फ 3 रुपए एजुकेशन सेक्टर में लगा रहा है। बट इंडिया के पास 10 लाख रुपए है और उसका 3% इंडिया जब लगा रहा है तो इसका मतलब है भारत 30,000 रुपए एजुकेशन के ऊपर लगा रहा है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी भी काफी बड़ी है। तो ये सेकंड रीजन है दोस्तों कि भले ही हम दोनों 3-3% एजुकेशन सेक्टर पे स्पेंड कर रहे हो, बट इंडिया की इकोनॉमी की या जीडीपी की साइज इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसका 3% बहुत ज़्यादा होता है, वो पैसा बहुत ज़्यादा होता है। और उसकी वजह से इंडिया हर एक स्टेट में अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकता है, अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है एजुकेशन सेक्टर में। अब दोस्तों तीसरा रीज़न कौन सा है? तो पाकिस्तान ने जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत नैरो कर दिया है, एक ही चीज पे उनका फोकस रहता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो पाकिस्तान को इससे बाहर आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान ने 4 जंगें की भारत के साथ। कोई वॉर में जाना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत खर्चा आ जाता है उसमें, देश की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। यही चीज अगर भारत करता है, क्योंकि भारत ने भी 4 जंगें लड़ी, बट भारत की साइज इतनी बड़ी थी तो हम लोग वो वॉर का खर्चा है ना वो संभाल पाए। जैसे कि एक बंदा रहता ना, एक बंदा अमीर बंदा रहता है और एक गरीब रहता है। गरीब अगर बंदा डिसाइड कर ले कि भाई मुझे घर में ये चीजें करनी है, ये रिनोवेशन करना है, तो वो एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन 3-3, 4-4 बार वो नहीं कर पाता। वही अगर कोई एक अमीर घर वाला बंदा, वो साल भर में 4 अपने अलग अलग घर चेंज कर सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है। तो इंडिया को तो चल गया, ये 4 वॉर्स इंडिया ने अफोर्ड कर लिए, लेकिन पाकिस्तान ये 4 वॉर्स बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाया है। मैं आपको इससे आगे जाके बताता हूं दोस्तों कि अगर इंडिया ऐसे ही वॉर्स चाइना के साथ करता तो हमारी भी सिचुएशन आपके जैसी ही रहती, हम भी दबे कुचले हुए रहते, इकोनॉमी में इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाता इंडिया में। तीसरा है, पाकिस्तान में जो है ना मुल्ला मौलवियों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देके रखा है, तो वो एजुकेशन से ज्यादा कुरान की टीचिंग्स पे, मदरसों पे ऊपर ज्यादा फोकस आ गया है वहां पे। और दूसरी बात में 2 चीजों में, मैंने एक रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, परवेज हुदबॉय आपके यहाँ लाहौर में वो फिजिक्स पढ़ाते हैं और काफी फेमस साइंटिस्ट है वो। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी और पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी पे उन्होंने कंपैरिजन किया था।
तो उन्होंने खुद पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसीज को गालियां दी थी, बट उन्होंने साथ ही साथ इंडिया की पॉलिसी में उनको कुछ गाली देने के लिए दिखा नहीं। तो उन्होंने 2-3 चीज़ों हाईलाइट की थी कि जैसे इंडिया जो है आरएसएस और हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत अभी क्या कर रहा है कि मुगल एम्परर्स या जो बाहर जो इनका हिस्ट्री में से पोर्शन कम कर रहा है, और जो इंडिया के लोकल हीरोज थे उनको ज्यादा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसको वो लिंक कर रहे हैं, ये इंडिया जो है जिस तरीके से पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन हुआ है उसी तरीके से इंडिया में हिंदुआइजेशन हो रहा है, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। तो मुझे दोस्तों मतलब ये वो आर्टिकल पढ़ के या उनका जो एनालिसिस पढ़ के मुझे हंसी आई। इसे आप हिंदुआइजेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हम लोगों की, इसको आप रिलीजन के, यही इससे दिखता है कि वहां के पाकिस्तान में हर एक पर्सन की, भले वो गरीब आदमी से लेके जो टॉप के साइंटिस्ट तक का दिमाग में उन लोगों के रिलीजन वो भर चुका है। वो रिलीजन के चश्मे से और ज्यादा कुछ चीजें देख नहीं सकते। अभी उन लोगों को, परवेज हुडबॉय को इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी में भी रिलीजन दिखाई दिया। उनको लग रहा है कि हम लोग हिंदुइज्म को ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तो जग जाहिर है, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां के लोकल लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। हम लोग क्यों दे ऐसे लोगों को वैल्यू, या क्यों उन लोगों को पोजीशन में जो बाहर से आए थे और जिन्होंने बाहर से आके इंडिया पे अटैक किया था, बाहर से आके इंडिया के कल्चर्स को तबाह किया था। तो हम लोग, जो लोग टर्की से आए थे, जो लोग मिडिल ईस्ट से आए थे, जो गौरी गजनबी, ऐसे लोग जो बाहर से आए थे, उनको क्यों वैल्यू देनी है? हमें हमारे जो यहाँ के लोकल लोग थे जिन्होंने सोशल जस्टिस के लिए फाइट किया, जिन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम किया, हमें ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट करना है, हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना है। इसको आप हिंदुआइजेशन नहीं बोल सकते। हम लोग हिंदुइज्म को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये जो मेंटेलिटी जो है ना पाकिस्तान में बन चुकी है कि हर एक चीज को रिलीजियस चश्मे से देखना, उसे बंद करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा स्टेप होगा, तभी जाके पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर में आगे कुछ अच्छा कर पाएगा। एक तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 56%, जबकि इंडिया का लिटरेसी रेट है 72%। पाकिस्तान की 60% से भी ज्यादा आबादी स्कूल में गई नहीं है, और भारत में ये नंबर देखते हो तो हार्डली 30% लोग हैं। मतलब 70% इंडिया के लोग, आज की पॉपुलेशन, वो स्कूल या उन्होंने एक प्राइमरी एजुकेशन हासिल किया हुआ है। तो दोस्तों ये सभी फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे तो शॉकिंग लग रहा है कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को, मैं पाकिस्तान के देखता हूँ कि आप एक चाय वाला करके उसको चिढ़ाते हैं, बट वो बंदा भले ही चाय वाला, वो आज एक पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है। वो हर एक स्टेट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोल रहा है, वो हर एक स्टेट में आईआईटी खोल रहा है, एनआईटी खोल रहा है। जबकि आपका जो फॉरेन में पला बड़ा हुआ, जो अच्छे से खराटे से या फराटे से अंग्रेजी बोलने वाला आपका इमरान खान, वो क्या कर रहा है? वो और ज्यादा रिलीजियस हो रहा है, और ज्यादा मतलब दिखा रहा है कि वो किस तरीके से एक अपने आप को बहुत अच्छा सच्चा मुसलमान दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आप समझने की कोशिश करो, रिलीजन एक पर्सनल चीज होती है, उसको आपको निजी तौर पे ही रखना पड़ता है, आपके घर में रखना पड़ता है। बाहर को आप रास्ते पे रिलीजन को नहीं ले जा सकते। और आप जब स्टेट चलाते हैं तो स्टेट का और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। स्टेट के मैटर्स अलग है, रिलीजन एक पर्सनल चीज है। ये बात जब पाकिस्तान को समझ में आएगी, या यहां पे जब कोर्स करेक्शन किया जाएगा, तभी पाकिस्तान इंडिया की तरह टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़ेगा। तभी हम लोगों को पाकिस्तान से भी ऐसे नाम दिखाई देंगे जो बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके सीईओ बनेंगे। जिस तरीके से इंडिया के रिसेंटली ट्विटर का सीईओ बना, गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, एडोब का सीईओ इंडियन है, बीच में पेप्सिको कंपनी यानी पेप्सी कंपनी के भी सीईओ इंडियन थी। हर एक बड़ी कंपनी उठा के देख लीजिए, वहां पे टॉप पे इंडियन बैठे हैं। और दोस्तों अगर आपने भी अपना पॉलिसीज या कंट्री को पहले फोकस एजुकेशन पे ले आए, तो पाकिस्तान के भी लोग ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में टॉप पे जाके देखने को मिलेंगे और एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।